हेलो एवरीवन, मैं हूँ आपकी स्टोरी टेलर एएसआर और आप सुन रहे हैं एक रिश्ता ऐसा भी। जिसके प्रीवियस पार्ट में हमने सुना था कि जो प्रज्ञा होती है वो ऑफिस से आती है, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है और परेशानी में वो अपने कमरे में घूम रही होती है। तभी जो नैना होती है वो प्रज्ञा के पास आती है और उससे पूछती है कि उसे क्या हुआ है। जो प्रज्ञा होती है वो सब कुछ नैना को बताती है। उस रात जो होटल में हुआ होता है वो भी, और उसके बाद जो ऑफिस में हुआ होता है वो भी। जब नैना प्रज्ञा की सारी बात सुनती है ना, तो नैना को भी काफ़ी ज़्यादा फिक्र होती है प्रज्ञा की। और जो नैना होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा बातें बताती है अनाया के बारे में प्रज्ञा को, जो बातें नैना ने सुनी होती हैं। जिसके बाद जो प्रज्ञा होती है वो और भी ज़्यादा डर जाती है। प्रज्ञा तो पहले ही डरती थी अनाया से। जब नैना अनाया के बारे में इतनी सारी बातें बताती है प्रज्ञा को, तो जो प्रज्ञा होती है वो और भी ज़्यादा डर रही होती है। उसका बिल्कुल भी मन नहीं करता भी कि वो अगली सुबह ऑफिस जाए और अनाया का सामना करे, लेकिन उसके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था। ये दोनों ऐसी बातें कर रहे होते हैं कि तभी नैना को एक इम्पॉर्टेंट कॉल आता है और वो अपने होटल जाने के लिए निकल जाती है। दूसरी तरफ प्रज्ञा, वो भी नैना के जाने के थोड़ी देर बाद अपने पापा से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाने के लिए निकल जाती है। थोड़ी देर बाद जो प्रज्ञा होती है वो हॉस्पिटल पहुंच जाती है। अब आगे जो प्रज्ञा होती है वो हॉस्पिटल पहुंच चुकी होती है। हॉस्पिटल के अंदर जाने के बाद जो प्रज्ञा होती है वो सबसे पहले जाती है रिसेप्शन पे। उसके पापा के हॉस्पिटल की जितनी भी फीस होती है सबसे पहले वो जमा करती है। उसके बाद जो प्रज्ञा होती है वो जाती है डॉक्टर के पास, जो कि प्रज्ञा के पापा का इलाज कर रहे होते हैं। जो डॉक्टर होते हैं वो भी प्रज्ञा से काफ़ी अच्छे से मिलते हैं। इन दोनों के बीच में थोड़ी देर बात होती है। थोड़ी देर बात करने के बाद जो प्रज्ञा होती है वो जाती है अपने पापा के रूम में, जहाँ पे उसके पापा थे। जो प्रज्ञा होती है वो जाती है और अपने पापा से मिलती है। जो प्रज्ञा के पापा होते हैं वो जाग रहे होते हैं और अपने बेड पर लेटकर आराम कर रहे होते हैं। जो प्रज्ञा होती है वो जाती है अपने पापा से मिलती है, उनका हाल चाल पूछती है। जो प्रज्ञा के पापा होते हैं वो प्रज्ञा से कहते हैं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, मुझे कुछ नहीं हुआ है। तुम बताओ, तुम कैसी हो और तुम्हारा काम कैसा चल रहा है। तभी जो प्रज्ञा होती है वो अपने पापा से कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ पापा, और मेरा ऑफिस बहुत अच्छा चल रहा है। जो प्रज्ञा होती है वो अनाया के बारे में कुछ भी अपने पापा को नहीं बताती, क्योंकि प्रज्ञा नहीं चाहती थी कि उसके पापा किसी भी चीज़ की टेंशन ले, क्योंकि प्रज्ञा अपने पापा से बहुत प्यार करती थी। उसके पापा पहले हॉस्पिटल में थे, उन्हें कैंसर था, तो वो अपने पापा को और टेंशन नहीं देना चाहती थी। इसीलिए जो प्रज्ञा होती है वो अपने पापा को कुछ भी नहीं बताती। जो प्रज्ञा होती है वो अपने पापा के साथ काफ़ी हंस कर, काफ़ी खुश होकर बातें कर रही होती है। वो अपने पापा को अपने ऑफिस की काफ़ी बातें बता रही होती है, और वो अपने पापा को ये भी बताती है कि उनकी नई बॉस आई हैं। हालांकि वो अनाया के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बताती। ऐसे ही जो प्रज्ञा और होती है वो अपने पापा से काफ़ी देर बातें करती है। जो प्रज्ञा के पापा होते हैं वो प्रज्ञा को ऐसे खुश देखकर वो भी काफ़ी खुश होते हैं, क्योंकि जो प्रज्ञा थी वो अपने पापा का ध्यान बहुत अच्छे से रखती थी। उसने अपने पापा को कभी ये फील नहीं होने दिया था कि अगर वो बीमार हैं तो वो मुझ पर बोझ है। प्रज्ञा के पापा को ऐसा कुछ सोचने का कभी प्रज्ञा ने मौका ही नहीं दिया था, क्योंकि वो अपने पापा का बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे से ध्यान रखती थी। और जो प्रज्ञा के पापा होते हैं वो अपनी बेटी को खुश देखकर वो भी काफ़ी खुश होते हैं। ऐसे ही ये जो बाप बेटी होते हैं दोनों थोड़ी देर और बातें करते हैं। उसके थोड़ी देर बाद जो प्रज्ञा होती है वो अपने पापा से कहती है, पापा अब मैं चलती हूँ, आप अपना ध्यान रखिएगा, अपनी सारी दवाइयाँ टाइम पर लीजिएगा और डॉक्टर की सारी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कीजिएगा। मैं जल्दी आपसे मिलने आऊँगी। तभी जो प्रज्ञा के पापा होते हैं वो प्रज्ञा से कहते हैं कि ठीक है बेटा, और तुम भी अपना ध्यान रखना, ठीक है। ज़्यादा काम का स्ट्रेस मत लेना, खुद को आराम भी देना। तभी जो प्रज्ञा होती है वो स्माइल करती है और अपने पापा से कहती है कि जी पापा, आप टेंशन मत लीजिए, मैं अपना पूरा ध्यान रखूँगी। इतना बोलकर जो प्रज्ञा होती है वो हॉस्पिटल से निकल जाती है।
थोड़ी देर में जो प्रज्ञा होती है वो अपने रूम पे आ जाती है। अब तकरीबन रात के 8 बज रहे होते हैं। जो प्रज्ञा होती है वो अपना डिनर करती है और दूसरी तरफ अनाया जो होती है वो भी अपनी फैमिली के साथ अपना डिनर कर रही होती है। और ऐसे ही होता है, ये लोग डिनर करते हैं उसके बाद सो जाते हैं और ये जो रात होती है वो ऐसे ही बीत जाती है। अब हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है। जो प्रज्ञा होती है वो अपनी एज़ यूजुअल रूटीन पर उठती है और अपने ऑफिस जाने के लिए तैयार होने लगती है। जो प्रज्ञा होती है आज उसे काफ़ी ज़्यादा घबराहट हो रही थी, वो काफ़ी ज़्यादा नर्वस फील कर रही थी। एक तो वो पहले से अनाया से डरी होती है, दूसरा उसे नैना ने डरा दिया होता है, तो उसे ना बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा होता उसका ऑफिस जाने का। उसे काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा होता है। वो बिल्कुल भी अनाया के सामने नहीं जाना चाहती थी, लेकिन अब उसे जाना तो था, तो वो जल्दी से तैयार होती है। जैसी प्रज्ञा तैयार होती है वो ऑफिस जाने के लिए निकलने ही वाली थी। जो प्रज्ञा होती है आज वो थोड़ा जल्दी ऑफिस जाती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि अगर वो थोड़ा सा भी लेट हुई तो अनाया उस पर गुस्सा करे। तो वो टाइम से थोड़ा जल्दी जा रही होती है। वो जा ही रही होती है कि तभी जो नैना होती है वो भी अपनी नाइट शिफ्ट ख़त्म करके वापस आती है। जो प्रज्ञा होती है वो नैना से कहती है कि नैना मैं जा रही हूँ। तभी जो नैना होती है वो बोलती है कि कहाँ, अभी तो तेरे ऑफिस का टाइम भी नहीं हुआ है, तो तू इतनी जल्दी क्यों जा रही है। तभी जो प्रज्ञा होती है वो नैना से कहती है, यार यार आज ना मेरा एज अ सेक्रेटरी पहला दिन है और मैं लेट नहीं होना चाहती। वैसे ही बॉस बहुत गुस्से वाली हैं, तो मैं पहले ही दिन उनकी डांट नहीं सुनना चाहती, इसलिए मैं जल्दी जा रही हूँ। तभी जो नैना होती है वो भी प्रज्ञा की बात समझती है और कहती है कि ठीक है चली जा। जो प्रज्ञा होती है वो नैना को बाय बोलती है और वहाँ से ऑफिस जाने के लिए निकल जाती है। दूसरी तरफ हमें अनाया के घर का सीन दिखाया जाता है। जो अनाया होती है वो भी अपने टाइम से उठ चुकी होती है, वो भी फ्रेश होती है, तैयार होती है और नीचे आती है। नीचे दादी और रिया दोनों ही अनाया का उस डाइनिंग टेबल पर इंतज़ार कर रहे होते हैं। जो रिया होती है वो जैसे ही अपनी दी को देखती है वो भाग के अपनी दी के पास आती है, उनसे गले लगती है और कहती है गुड मॉर्निंग दी। जो अनाया होती है वो भी अपनी बहन रिया को गले लगाती है और कहती है कि गुड मॉर्निंग मेरा बच्चा, कैसा है। तभी जो रिया होती है वो कहती है कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ दी, आप बताओ आप कैसे हो। तभी जो अनाया होती है वो कहती है कि मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे क्या हुआ है। इतना बोलकर जो अनाया होती है वो डाइनिंग टेबल पर बैठ जाती है और जो रिया होती है वो भी उसी के साथ में बैठ जाती है। अब ये सब लोग जो होते हैं वो ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। सब लोगों का ब्रेकफास्ट हो जाता है। जो रिया होती है वो दादी और अनाया से मिलती है और उसके बाद वो कॉलेज जाने के लिए निकल जाती है। दूसरी तरफ अनाया अनाया भी खड़ी होती है और अपने ऑफिस जाने के लिए निकल ही रही होती है कि तभी जो दादी होती है वो अनाया से कहती हैं, जो दादी होती हैं वो बहुत प्यार से अनाया से कहती हैं कि अनाया बेटा यहाँ बैठो। जो अनाया होती है वो भी दादी के पास बैठ जाती है और दादी से कहती है जी दादी बोलिए। जो अनाया की दादी होती हैं वो अनाया के गाल पे बहुत प्यार से अपना हाथ सहलाती हैं और अनाया से कहती हैं, जो अनाया की दादी होती हैं वो बहुत प्यार से अनाया से कहती हैं मैं जानती हूँ बेटा कि तुम मेरी कुछ बातों से नाखुश हो, मेरे कुछ फैसले हैं जो तुम्हें पसंद नहीं आ रहे। मैं जानती हूँ मेरा ये शादी का फ़ैसला तुम्हें पसंद नहीं आ रहा, तुम इस चीज़ से नाखुश हो, लेकिन बेटा मैं जो कुछ भी कर रही हूँ तुम्हारी और रिया की भलाई के लिए कर रही हूँ। मुझे तुम्हारी और रिया दोनों की फ़िक्र है। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी ज़िंदगी में एक सही इंसान आए, एक सही लाइफ पार्टनर आए। जो तुम्हारे मन में शादी को लेकर ये नफ़रत है ना, शादी के रिश्ते को लेकर ये इनसिक्योरिटी है ना, वो सब तुम्हारे मन से दूर हो जाए। और दूसरी तरफ रिया वो अभी बच्ची है, अभी उसका स्कूल ख़त्म हुआ है, उसका कॉलेज शुरू हुआ है, लेकिन अभी भी वो एक छोटी बच्ची है।
फैमिली के नाम पे उसके पास सिर्फ मैं और तुम है। तुम पूरा दिन अपने ऑफिस में अपने काम में बिजी रहती हो और मैं बेचारी बुढ़ी उससे क्या ही बातें करूं। उसमें और मेरी जनरेशन में बहुत फ़र्क है। वो तुम्हें अपनी बड़ी बहन, अपना बड़ा भाई, अपना पिता, हर चीज़ वो तुम्हें मानती है। तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अपनी ज़िम्मेदारी को अच्छे से निभाना चाहिए? वो तुम्हारी छोटी बहन नहीं है, तुम्हारे लिए तुम्हारी बेटी जैसी है। लेकिन फिर भी हम दोनों उसके पास हैं, लेकिन फिर भी उसे हमेशा से एक माँ की कमी महसूस होती है। अगर तुम्हारी शादी होगी, तुम्हारी वाइफ आएगी, इस घर में एक बहू आएगी और रिया को एक भाभी मिल जाएगी, तो उसकी ज़िंदगी में ये जो माँ की कमी है ना, वो पूरी हो जाएगी। क्योंकि भाभी भी माँ समान होती है। जो अनाया होती है ना, वो अपनी दादी की सारी बातें बहुत ध्यान से सुन रही होती है। और अनाया ऐसी बंदी है ना कि उसे दुनिया वालों से घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अपनी दादी और अपनी बहन की खुशियों से उसे बहुत फ़र्क पड़ता है। और जब दादी ये बोलती है कि तुम्हारी शादी होने के बाद रिया को एक माँ मिल जाएगी, रिया को भाभी के रूप में एक माँ मिल जाएगी, तो जो अनाया होती है ना, उसे ये बात काफ़ी दिल पे लगती है। उसे अपनी माँ की याद आ जाती है, क्योंकि दादी कह तो सही रही थी, जो रिया थी वो अभी बच्ची थी। हालांकि उसका स्कूल ख़त्म हो चुका था, अभी वो कॉलेज के फर्स्ट ईयर में थी, लेकिन उसमें अभी भी काफ़ी बचपना था। और रिया ने अपनी माँ के साथ ज़्यादा वक्त बिताया ही नहीं था। उससे पहले ही अनाया की मॉम की डेथ हो गई थी, तो अनाया और दादी ने उसे पाला था। तो जो रिया थी वो अनाया के दिल के बहुत ज़्यादा करीब थी। जो अनाया होती है वो दादी से कहती है कि ठीक है दादी। जो अनाया होती है वो दादी की सारी बातें सुनने के बाद वो भी अपना माइंड चेंज कर लेती है और वो अपनी दादी से कहती है ठीक है दादी, अगर आपको यही सही लगता है तो यही सही। मुझे तो शादी में कोई इंटरेस्ट है नहीं, लेकिन सिर्फ रिया के लिए मैं ये शादी करने को तैयार हूँ। उसके लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ दादी, क्योंकि वो मेरी छोटी बहन नहीं, मेरी बच्ची है। उसकी खुशी के लिए कुछ भी। जब दादी अनाया के मुंह से ये बात सुनती है ना, तो दादी की आंखें भी नम हो जाती हैं और वो अनाया के सर पे अपना हाथ रखती हैं और कहती हैं कि मुझे बहुत खुशी हुई तुम्हारे इस फैसले से। तभी जो अनाया होती है वो खड़ी होती है और कहती है कि ठीक है दादी, अब मैं ऑफिस जा रही हूँ, मुझे देर हो रही है। जो दादी होती है वो कहती है कि ठीक है तुम जाओ, मैं पंडित जी से बात करती हूँ और तुम दोनों की सगाई का मुहूर्त निकलवाती हूँ। जो अनाया होती है वो कुछ नहीं बोलती, वो इस बात पे कोई रिएक्ट नहीं करती। वो चुपचाप अपना ऑफिस बैग उठाती है और ऑफिस जाने के लिए निकल जाती है। अब हमें ऑफिस का सीन दिखाया जाता है। जो प्रज्ञा थी वो तो काफ़ी टाइम पहले ही ऑफिस आ चुकी थी। जो अनाया होती है वो भी अपने टाइम पर ऑफिस आती है। वो ऑफिस आती है और सीधा अपने केबिन में चली जाती है। जो अनाया थी उसका मूड अभी भी ख़राब था। भले ही उसने अपनी दादी के लिए, अपनी छोटी बहन रिया के लिए इस शादी के लिए हाँ बोल दी हो, लेकिन वो खुद ये शादी नहीं करना चाहती थी। इसीलिए उसका मूड काफ़ी ख़राब था, क्योंकि उसे ना चाहते हुए भी शादी करनी पड़ रही थी। जो अनाया होती है वो अपने केबिन में अपना काम कर रही होती है। तभी थोड़ी देर बाद जो अनाया होती है वो प्रज्ञा को अपने केबिन में बुलाती है और उससे एक कप कॉफ़ी लाने के लिए बोलती है। जो प्रज्ञा होती है वो भी अनाया से कुछ नहीं कहती और उससे कहती है कि जी मैम, मैं अभी लाती हूँ। जो प्रज्ञा होती है वो चुपचाप वहाँ से चली जाती है। वो ऑफिस की कैंटीन में जाती है, अपने हाथों से अनाया के लिए एक कप कॉफ़ी बनाती है, क्योंकि अनाया ने उससे कहा था कि कॉफ़ी खुद अपने हाथों से बना कर लाना। तो प्रज्ञा वैसा ही करती है, वो अपने हाथों से अनाया के लिए एक कप कॉफ़ी बनाती है और उस कॉफ़ी को लेकर अनाया के केबिन में आती है। जो अनाया होती है वो अपना काम कर रही होती है। तभी जो प्रज्ञा होती है वो उस कॉफ़ी के कप को अनाया के सामने रखती है। जो अनाया होती है वो काम करते करते
उस कप को उठाती है और उसमें से कॉफ़ी का एक सिप लेती है। जब अनाया उस कॉफ़ी को पीती है ना, जब अनाया उस कॉफ़ी को टेस्ट करती है ना, तो नो डाउट वो कॉफ़ी बहुत अच्छी बनी थी, क्योंकि प्रज्ञा को किचन का काम बहुत अच्छे से आता था। तो उसने वो कॉफ़ी काफ़ी अच्छी बनाई थी। लेकिन अनाया का तो पहले ही मूड ख़राब था, और प्रज्ञा को उसने अपनी सेक्रेटरी बनाया ही उससे रिवेंज लेने के लिए था। तभी जो अनाया होती है वो उस कॉफ़ी को थूक देती है और प्रज्ञा से बहुत गुस्से में कहती है। जो अनाया होती है वो बहुत गुस्से में प्रज्ञा से कहती है, व्हाट द हेल, अगर तुम्हें कॉफ़ी नहीं बनानी आती तो किसी से पूछ लेती। इतनी बकवास कॉफ़ी कौन बनाता है यहाँ। जो प्रज्ञा होती है जब अनाया को इतने गुस्से में देखती है ना, तो वो डर जाती है। जो प्रज्ञा होती है वो बहुत हिम्मत करके अनाया से कहती है, सॉरी मैम। तभी जो अनाया होती है वो गुस्से में प्रज्ञा से कहती है, तुम्हें एक ढंग की कॉफ़ी बनानी नहीं आती और तुम्हें लगता है कि तुम मेरी सेक्रेटरी बन सकती हो। तुम किसी काम की नहीं हो। पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी में मैंने तुम्हें अपनी सेक्रेटरी बना लिया। खैर, अब तो तुम मेरी सेक्रेटरी बन चुकी हो। सो आज पूरा दिन तुम्हें सिर्फ एक ही काम है कि तुम्हें कॉफ़ी बनानी है, और तब तक कॉफ़ी बनानी है जब तक मुझे तुम्हारी बनाई कॉफ़ी पसंद ना आ जाए। जब तक मुझे ये ना लगे कि हाँ, अब तुम्हें एक परफेक्ट कॉफ़ी बना सकती हो। समझी तुम? अब जाओ और मेरे लिए दोबारा कॉफ़ी बना कर लेकर आओ। अब निकलो यहाँ से। इतना बोलकर जो अनाया होती है वो प्रज्ञा को वहाँ से भेज देती है। जो प्रज्ञा होती है वो भी दोबारा कॉफ़ी बनाने के लिए चली जाती है। जो प्रज्ञा होती है वो तो वहाँ से चली जाती है। प्रज्ञा के जाने के बाद जो अनाया होती है उसका ध्यान जाता है उसका ध्यान उस कॉफ़ी पे जाता है जो कि थोड़ी देर पहले प्रज्ञा अनाया के लिए बनाकर लेकर आई थी। नो डाउट वो कॉफ़ी काफ़ी अच्छी बनी थी, लेकिन अब अनाया को तो प्रज्ञा से बदला लेना था। तो इसीलिए जो अनाया होती है वो क्या करती है, वो उस कॉफ़ी के कप को उठाती है और उस पूरे कप को वहाँ पर रखे एक पौधे में डाल देती है। उसके बाद वो दोबारा अपनी चेयर पर आकर बैठती है और अपना काम करने लगती है। ये जो दिन होता है वो ऐसे ही बीत रहा होता है। जो प्रज्ञा होती है वो बार बार अनाया के लिए कॉफ़ी बना कर लाती है, और जो अनाया होती है वो उस कॉफ़ी की बस एक सिप लेती है, जस्ट उसे टेस्ट करती है और उसके बाद उस कॉफ़ी को रिजेक्ट कर देती है। और उसके बाद जो अनाया होती है वो प्रज्ञा को गुस्से में काफ़ी कुछ सुनाती है और उसे दोबारा कॉफ़ी बनाने के लिए बोलती है। जो प्रज्ञा होती है वो ऐसे ही बार बार कॉफ़ी बनाकर ला रही होती है, लगभग 15 बार जो प्रज्ञा होती है वो अनाया के लिए कॉफ़ी बना कर लाती है, जिनमें से एक बार भी अनाया को प्रज्ञा की कॉफ़ी पसंद नहीं आती। इतने चक्कर लगा लगा कर जो प्रज्ञा होती है उसकी हालत ख़राब हो चुकी होती है। लेकिन जो अनाया होती है वो प्रज्ञा को रेस्ट करने का मौका ही नहीं दे रही होती। यहाँ तक कि अनाया ने प्रज्ञा को लंच भी नहीं करने दिया होता। लंच टाइम में भी जो अनाया होती है वो प्रज्ञा से काम करवा रही होती है, लेकिन हमारी बेचारी प्रज्ञा वो कुछ नहीं बोलती। वो बस अनाया की बात मान रही होती है, क्योंकि उसे अनाया से काफ़ी ज़्यादा डर लगता है। वो नहीं चाहती कि अनाया उसके साथ कुछ ऐसा वैसा कर दे, क्योंकि नैना से बात करने के बाद और अनाया का गुस्सा देखने के बाद जो प्रज्ञा होती है वो अनाया से काफ़ी ज़्यादा डरती है। वो बस चुपचाप अनाया की सारी बात मान रही होती है। ऐसे ही लंच टाइम के बाद जो अनाया होती है वो अपने केबिन में बैठकर अपना काम कर ही रही होती है कि तभी अनाया के फ़ोन पर उसकी दादी का कॉल आता है। जो अनाया होती है वो अपनी दादी का कॉल उठाती है और उनसे बात करने लगती है। तभी जो दादी होती हैं वो अनाया को बताती हैं कि उन्होंने पंडित जी से बात कर ली है। अनाया की सगाई और उसकी शादी का जो मुहूर्त है वो पंडित जी ने निकाल दिया है। 2 दिन बाद सगाई का मुहूर्त निकला है और आज से तकरीबन 10 दिन बाद शादी का मुहूर्त निकला है। जो अनाया होती है वो इस बात से कुछ ज़्यादा खुश तो नहीं होती। जो अनाया होती है वो अपनी दादी से कहती है कि ठीक है दादी, जैसा आपको ठीक लगे।
तभी जो दादी होती हैं वो अनाया से कहती हैं कि वो सब तो ठीक है अनाया, लेकिन अभी हमें एक इवेंट प्लानर की ज़रूरत है। तो तू ऐसा कर, जल्दी से किसी इवेंट प्लानर को घर भेज, क्योंकि 2 दिन बाद सगाई है तो बहुत सारी तैयारियां करनी है। अभी से शुरू करेंगे तब जाकर शायद सगाई तक तैयारियां पूरी होंगी। जो अनाया होती है वो भी अपनी दादी की बात को समझती है और कहती है कि जी दादी, मैं शाम तक किसी को घर भेज दूंगी। इतना बोलकर जो अनाया होती है वो अपनी दादी का कॉल कट कर देती है। जो अनाया होती है वो अपने केबिन में ही बैठी होती है और सोच रही होती है कि अब वो क्या करे। जो अनाया होती है वो अपने फ़ोन पर ही इवेंट मैनेजर की जो प्रोफाइल्स होती हैं वो देख रही होती है। वो सोच रही होती है कि वो किसे हायर करे अपनी सगाई और अपनी शादी की तैयारियों के लिए। तभी जो प्रज्ञा होती है वो एक बार फिर से अनाया के केबिन में आती है कॉफ़ी लेकर। जो प्रज्ञा होती है वो फिर से अनाया के सामने एक कॉफ़ी का कप रखती है। जो अनाया होती है वो उस कॉफ़ी की सिप लेती है और वो दोबारा प्रज्ञा से कुछ कहने ही वाली थी कि तभी अनाया के दिमाग में कुछ आता है। और जो अनाया होती है वो प्रज्ञा से कहती है कि नाइस, चलो फाइनली तुम्हें कॉफ़ी बनानी तो आ ही गई। जब अनाया के मुंह से प्रज्ञा ये बात सुनती है ना, तो वो एक चैन की सांस लेती है कि चलो फाइनली इसे कॉफ़ी पसंद तो आई। तभी जो अनाया होती है वो प्रज्ञा से कहती है कि ठीक है, चलो ठीक है, अब तुमने कॉफ़ी तो बना दी है, अब जाओ अपने डेस्क पे जाओ और वहाँ पे कुछ फ़ाइलें पड़ी हैं, उनका काम कंप्लीट करो। और हाँ, उसके बाद शाम को तुम मेरे साथ मेरे घर चलोगी, क्योंकि मुझे तुमसे एक बहुत इम्पोर्टेंट काम करवाना है जो सिर्फ तुम ही करोगी। जो अनाया होती है वो प्रज्ञा को ये नहीं बताती कि उसे कौन सा काम करवाना है। जो प्रज्ञा होती है वो अनाया की सारी बात सुनती है और वहाँ से चली जाती है। जो प्रज्ञा होती है वो जाती है अपने डेस्क पे बैठती है और सोचने लगती है कि अनाया मैम उसे अपने घर क्यों ले जाना चाहती हैं और ऐसा कौन सा काम है जो उनके घर जाकर ही पूरा हो सकता है। जो प्रज्ञा होती है वो इस बारे में सोच रही होती है, तभी उसे नैना की कई बातें याद आती हैं कि जो अनाया मैम है वो एक नंबर की लस्टी है। उसे हर रात कोई ना कोई चाहिए होती है खुद को सेटिस्फाई करने के लिए। जब प्रज्ञा को ये सब बातें याद आती है ना, जो प्रज्ञा होती है वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। जो प्रज्ञा होती है यहाँ पे उसके दिमाग में कुछ और ही चलने लगता है, वो कुछ और ही डायरेक्शन में सोच रही होती है। उसे लगता है कि शायद अनाया उसे अपने घर ले जाकर उसका फ़ायदा उठाना चाहती है, जैसे कि वो अपनी हर सेक्रेटरी के साथ करती है। क्योंकि नैना ने प्रज्ञा को बताया था कि अनाया की हर सेक्रेटरी के साथ अनाया के फिज़िकल रिलेशन रहे हैं। ये उसके लिए बहुत कॉमन बात है। जब प्रज्ञा इन सब के बारे में सोच रही होती है ना, तो उसे काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा होता है। उसका मन कर रहा होता है कि वो वहाँ से भाग जाए, क्योंकि वो अनाया के साथ उसके घर नहीं जाना चाहती थी। ऐसे ही जो ऑफिस टाइम होता है वो बीत जाता है, छुट्टी हो जाती है। अब होता है शाम का टाइम। जो अनाया होती है वो अपने ऑफिस से निकल रही होती है। जो अनाया होती है वो प्रज्ञा से कहती है कि चलो तुम्हें मेरे साथ घर जाना है। इतना बोलकर जो अनाया होती है वो आगे बढ़ जाती है। जो प्रज्ञा होती है वो वहीं पे खड़ी होती है। वो बहुत ज़्यादा डर रही होती है। उसका बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा होता कि वो अनाया के साथ उसके घर जाए। लेकिन अब वो उसकी पर्सनल सेक्रेटरी है तो उसे जाना पड़ेगा। उसके पास कोई ऑप्शन भी तो नहीं था। जो प्रज्ञा होती है वो डरते डरते अनाया के पीछे चल रही होती है। जो अनाया होती है वो काफ़ी ज़्यादा आगे निकल चुकी होती है, लेकिन जो प्रज्ञा होती है वो अनाया से काफ़ी पीछे होती है। तभी जो अनाया होती है वो पीछे पलट कर देखती है तो वो प्रज्ञा को खुद से काफ़ी दूर पाती है। जो अनाया होती है वो प्रज्ञा से कहती है, मिस प्रज्ञा, हमें आज ही घर जाना है। अगर तुम इस स्पीड से आओगी ना तो हम 1 महीने बाद घर पहुंचेंगे। सो जल्दी आओ और गाड़ी में बैठो। इतना बोलकर जो अनाया होती है वो आती है और गाड़ी में बैठ जाती है। जो प्रज्ञा होती है वो भी अनाया की बात सुनती है और अनाया की बात सुनने के बाद वो जल्दी जल्दी आती है और वो भी प्रज्ञा के साथ गाड़ी में बैठ जाती है। उसके बाद ये दोनों घर जाने के लिए निकल जाते हैं।